ये बात साल 2007 की है। उन दिनों पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान में किताब की भी खूब चर्चा थी। किताब का नाम था मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी। किताब की लेखिका थी आयशा सिद्दीका और ये किताब पाकिस्तान की फौज के बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करने वाली थी। ऐसा नहीं कि इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि पाकिस्तान की फौज देश के बड़े बिजनेस पर कब्जा किए हुए है, ये खुला राज था। लेकिन आयशा सिद्दीका की किताब से पर्दे की बात बाजार में आ गई थी। फिर क्या हुआ? वही जो होना था। किताब के लॉन्च से पहले ही इसकी खबर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लग गई। किताब को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। परवेज मुशर्रफ ने आयशा को गद्दार करार दिया, बुक लॉन्च पर रोक लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुशर्रफ ने आयशा पर देशद्रोह कानून लगाने की कोशिश की और उन्हें देश से निकालने का भी पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन मुशर्रफ का ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। किताब लॉन्च हुई, खूब पढ़ी गई। पाकिस्तान में एक वर्ग ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन अंत में हुआ यही कि इस किताब ने पाकिस्तानी फौज के बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करके रख दिया। किताब लॉन्च के बाद ये मुद्दा पाकिस्तान में कई हफ्तों तक नेशनल डिबेट का हिस्सा बना रहा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानी फौज हर साल अरबों रुपए का बिजनेस करती है और खूब मुनाफा कमाती है। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फौज को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि फौज का काम देश की रक्षा करना है, ना कि व्यापार करना। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद अदालत और फौज एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान इन दिनों वैसी राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। हालिया इलेक्शंस में फौज पर धांधली करवाने के आरोप लगे हैं। शुरुआत इतिहास से करते हैं। साल 1945 के अंत तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन की इस युद्ध में कमर टूट चुकी थी। दुनिया के बड़े हिस्से में फैला ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे कई देश उसके चंगुल से आज़ाद हो रहे थे। क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए भारतीय सैनिक इस युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। 2 साल बाद भारत ने भी आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी के साथ भारत को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो था देश का बंटवारा। 1947 में ही भारत से कटकर पाकिस्तान बना। दोनों अपना अपना देश संवारने में लग गए। बताया जाता है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पास लगभग 1.5 लाख सैनिकों की फौज थी। इस फौज ने पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर शुरुआती 4 सालों तक पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल गोरों के पास ही रहा। साल 1951 में मोहम्मद अयूब खान देश के प्रमुख बने। अयूब खान के दौर में ही फौज ने अपने वर्चस्व की ताबीर लिखनी शुरू की। आयशा सिद्दीका अपनी किताब मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी में लिखती हैं, पाकिस्तान की फौज ने सबसे पहले 1954 में पहला वेलफेयर फाउंडेशन शुरू किया था। 1954 में आर्मी चीफ जनरल अयूब खान और डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने फौजी फाउंडेशन बनाया। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन से मिला फंड इस्तेमाल किया था। कैसा फंड? जैसा हमने अभी बताया, दूसरे विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से मोर्चा संभाला था, इसलिए अंग्रेजों ने पोस्ट वॉर सर्विस के रूप में पैसा पाकिस्तान को दिया था। ज्यादातर शेयर सैनिकों के हाथ में आया। उसी से फौज ने फाउंडेशन शुरू किया। इसको बनाने की एक वजह यह भी थी कि इससे रिटायर हो चुके सैनिकों को रोजगार दिया जा सके, साथ ही जो सैनिक जंग में मारे गए हैं उनकी फैमिली को खर्चा दिया जा सके। ये फाउंडेशन एक नेक मकसद से शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये फौज के लिए एक तरह का बैंक बन गया, जिसका पैसा कई धंधों में इस्तेमाल होने लगा। हालांकि फौज के व्यापारिक मामलों में दखल की असली शुरुआत हुई साल 1958 में। 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद को भंग कर दिया और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मिर्जा ने रातों रात मार्शल लॉ लागू कर आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को देश की बागडोर सौंप दी। 13 दिन बाद अयूब खान ने तख्ता पलट करते हुए देश के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया और इस तरह अयूब खान बन गए पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर। इस उठापटक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही फौज को अर्थव्यवस्था में दखल देने का मौका भी दे दिया। आयशा सिद्दीका अपनी किताब में लिखती हैं, सेना ने व्यापार में कदम रखा और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो आर्थिक मोर्चे पर भी देश की रक्षा कर सकती है। अयूब खान के राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी पॉलिटिकल पावर पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई। आर्मी ने शासन तो अपने हाथ में लिया ही, अलग अलग सेक्टर्स मसलन मैन्युफैक्चरिंग, जमीन आदि के बिजनेस में फौज ने हाथ डालना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया साल 1971 का। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बने। वो मुल्क को फौज के कंट्रोल से निकालना चाहते थे। जुल्फिकार लोकतंत्र के हिमायती थे। उनकी नीतियों ने आर्मी के बिजनेस को कुछ हद तक चोट भी पहुंचाई। फौज का बिजनेस में दखल कमजोर पड़ने लगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान माने आज के बांग्लादेश के साथ तनाव चल रहा था। इसे पाकिस्तान में सेना के बुरे समय के तौर पर देखा गया।
खैर, फौज का ये बुरा समय ज़्यादा नहीं चला। 4 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलट हुआ। फिर एक बार देश में सैन्य सरकार की वापसी हुई थी और इस बार इसका नेतृत्व कर रहे थे जनरल जिया उल हक। जिया ने भुट्टो को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने 10 साल से ज़्यादा पाकिस्तान पर शासन किया। जिया के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी करीब 7 सालों तक सत्ता अपने हाथों में रखी। आर्मी के शासन में फौज का बिजनेस खूब फला फूला और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। भले ही पाकिस्तान में लंबे समय से सिविलियन सरकार चल रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि असल ताकत आज भी मिलिट्री के हाथों में ही है। वही तय करती है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चलेगी। ये रही कहानी आर्मी के बिजनेस की। अब जानते हैं आर्मी कौन कौन से बिजनेसेस चलाती है और इससे कितना फायदा होता है। फौजी फाउंडेशन के तहत पूर्ण स्वामित्व वाले 4 बड़े धंधे चलते हैं। पहला फौजी फूड, दूसरा फाउंडेशन गैस, तीसरा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस और चौथा फौजी फाउंडेशन एक्सपेरिमेंटल एंड सीड फार्म। इसका 100% फायदा फौजी फाउंडेशन को जाता है, पर इसके अलावा भी फौज की दूसरे धंधों में हिस्सेदारी है। फौज के फूड बिजनेस हैं, वो अनाज उगाती है, उसकी डेयरी फार्म में हिस्सेदारी है, सीमेंट बनाती है, उसकी रियल एस्टेट में दखल है, वो देश के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज भी चलाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अफीम के धंधे में भी हाथ काले की हुई है। 1980 के दौर में जब अफगान वॉर में अमेरिका पाकिस्तान की मदद ले रहा था, तो इसके बदले में वो पाकिस्तान को पैसे भी दे रहा था। कहा जाता है इसका ज्यादातर पैसा उस समय के ISI प्रमुख असद दुर्रानी ने रख लिया था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अफीम का व्यापार शुरू किया था। तब से ये व्यापार चल ही रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना शाहीन फाउंडेशन के नाम से कई धंधे चलाती है। इसमें शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेड्स, शाहीन कॉम्प्लेक्स आदि शामिल हैं। जुलाई 2016 में पाकिस्तानी सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई कि सेना 2,40,000 भारतीय करोड़ रुपयों से ज़्यादा का व्यापार करती है। इसमें 50 से ज़्यादा धंधे शामिल हैं। साल 2023 तक इनकी कीमत 3,20,000 करोड़ भारतीय रुपए आंकी गई थी। ये सब अपने आप में बड़े आंकड़े हैं, लेकिन एक धंधा जो सबको फीका कर देता है वो है ज़मीन का। पाकिस्तानी फौज के पास 8 शहरों में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। ज़मीनें सरकार ने फौज को दी थी ताकि सेना के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कई जगहों पर आर्मी ने हाउसिंग बिजनेस शुरू कर दिए। माने उन ज़मीनों के प्लॉट काट कर बेचने लगे। इस पर आर्मी की बहुत आलोचना भी हुई थी। आयशा सिद्दीका अपनी किताब में दावा करती हैं कि पाकिस्तान की 12% ज़मीन फौज के हाथों में है, इसलिए पाकिस्तान में आर्मी को बिगेस्ट लैंड ग्रैबर का तमगा मिला हुआ है। एक सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि आर्मी के बिजनेस में जुड़े होने में दिक्कत क्या है। इसको 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। पहला, करप्शन। जानकार कहते हैं कि आर्मी अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करप्शन का सहारा लेती है। 1947 से अब तक 72 ऑफिसर जो मेजर रैंक के थे वो करप्शन के मामलों में सस्पेंड किए गए हैं। सिर्फ पूर्व PM इमरान खान के दौर में 6 मिलिट्री अफसरों पर करप्शन की जांच चल रही थी। ये किसी भी देश की आर्मी की छवि खराब कर सकता है। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के 25 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के पास स्विस बैंक में खाते हैं। इन खातों में करीब 80,000 करोड़ रुपयों की अवैध संपत्ति जमा है। पनामा पेपर्स लीक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफाहत शाह की लंदन में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। ISI के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल नुसरत नईम की 2,700 करोड़ रुपए की ऑफशोर कंपनियों का भी खुलासा हुआ था। दूसरी है एक एलीट कल्चर की शुरुआत। आर्मी के इन तौर तरीकों से एक अलग कल्चर की शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान में 2 तबके बन चुके हैं। ऐसा सभी देशों में होता है, लेकिन पाकिस्तान की खासियत है कि यहाँ सभी फौजी अधिकारियों के बच्चे एलीट तबके में आते हैं। उनके स्कूल अलग होते हैं, कॉलेजेस अलग होते हैं, हॉस्पिटल्स अलग होते हैं और क्लब तो खैर सिर्फ उनके ही पास होते हैं। तीसरा पॉइंट, इन धंधों की वजह से आर्मी का फोकस अपने असल काम से हटता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया टिप्पणी में भी इसी बात का जिक्र किया है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, अब इस पर भी आ जाते हैं। जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फौज को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हम अदालत में बैठे हैं तो हमारा काम है इंसाफ करना। आपका यानी कि फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है और आपको भी वही करना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से कई सवाल किए। उनसे पूछा गया, क्या आप इस अदालत और मुल्क को सरकार की तरफ से भरोसा दिला सकते हैं कि हमारी फौज सिर्फ मुल्क की हिफाजत करेगी और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं करेगी? जब अटॉर्नी जनरल कोई सीधा जवाब नहीं दे सके तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप इस बारे में सरकार से बात कीजिए और फिर हमें आकर बताइए कि इस मसले पर उनकी राय क्या है और वो क्या करने जा रही है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने बात की पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद से। हमने उनसे पूछा, पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर माना जाता है,
फौज की बिजनेस में एंट्री हुई कैसे? देखिए, ये एक बड़ा लंबा बैकग्राउंड है। ज्यादातर जो ये बिजनेसेस हैं, ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म के तहत होते हैं। और इनका वैसे तो बड़ा लंबा बैकग्राउंड है। अयूब खान साहब जो 60s में आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनके दौर में भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा जो काम शुरू हुआ वो जनरल जियाउल हक साहब के दौर में शुरू हुआ। और फिर जनरल जियाउल हक के बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया। तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। शॉर्टली ये कि जो पाकिस्तान के 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं आउट ऑफ 4, उनके दौर में ये काम शुरू हुआ और बहुत आगे तक चला गया। पाक आर्मी का दखल किन किन सेक्टर्स में है? पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी का एक रोल है, वो तय है। पाकिस्तान आर्मी लोगों को रेस्क्यू भी करती है, एक और दूसरे काम भी करती है, लेकिन जो रोल जिसके ऊपर लोग एतराज करते हैं, वो जो सबसे बड़ा एतराज है वो पॉलिटिकल रोल है, कि मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो पॉलिटिकल रोल प्ले ना करें। बाय द वे, पाकिस्तान की मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो उनके मिलिट्री, उनके पॉलिटिकल रोल के हवाले से मैंने अपने सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता रात ये एक बड़ी तफसीली 20-23 मिनट की वीडियो बनाई है, कि जिसमें बताया गया कि जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, और हमारे जो आईएसआई चीफ थे, वो किस तरीके से इमरान खान को हेल्प करते थे, या मौलाना फजलुर रहमान हमारे एक बड़े फेमस रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं, तो किस तरीके से ये मीटिंग करते रहे। तो अगर आप उनके पॉलिटिकल रोल का थोड़ा सा ग्लिम्स देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। तो जो सबसे बड़ा रोल है वो मिलिट्री के पॉलिटिकल रोल के ऊपर एतराज होता है। पॉलिटिकल रोल ही वो है जिसके ऊपर लोग बात भी करते हैं। और दूसरा ज़ाहिर है बिजनेसेस के ऊपर, और बिजनेसेस के ऊपर आपको पता है हमारी जो कोर्ट है वो भी टाइम टू टाइम वो सवाल उठाती है, और बाज़ खात ऑर्डर्स भी आते हैं। क्या फौज अपना बिजनेस इंटरेस्ट साधने के लिए सरकार की पॉलिसीज में दखल देती है, और क्या इस बिजनेस इंटरेस्ट का राजनीतिक उठापटक से कोई कनेक्शन है? वे अपना एम्पायर बचाने के लिए सरकार पर शिकंजा कसते हैं? देखिए, मैं अगेन वही बात है कि जो पॉलिटिकल रोल है उसके ऊपर एतराज आता है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 ईयर टर्म अपनी पूरी नहीं कर सके। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जाता रहा, मोस्ट ऑफ देम जो इलेक्ट होके आए थे, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब, बेनजीर भुट्टो साहिबा, अभी रिसेंटली इमरान खान, उससे पीछे अगर आप चले जाइए तो जुल्फकार अली भुट्टो, तो ये तमाम लोग वो हैं जो कि जो उंगली उठाते थे वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही उठाते थे, कि ये रोल अदा करते हैं, और ये हमारे गिर्द शिकंजा सख्त करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। जो इनका बिजनेस वाली जो बात आप कर रहे हैं वो तो एक अलग एंटिटी है। पॉलिटिकल रोल जो है वो तो एक दूसरा मामला है, जो कि ओवरऑल जो आप जिसे राजनीति कहते हैं, हम इसे गवर्नेंस कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे, तो उसमें है, तो उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाने के लिए कहा है कि फौज सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से जुड़े मसलों पर ध्यान दे, बिजनेस में दिलचस्पी ना ले। सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, और क्या फौज सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस आते रहते हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हो। माजी में भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात करती रही है, हाई कोर्ट्स वो भी इस तरह की बात करती रही है। लेकिन जो भी रोल अदा करती है मिलिट्री, उसका कोई ना कोई लीगल जो जस्टिफिकेशन वो मौजूद होती है। बहुत सारी लेजिस्लेशन की गई है ओवर द ईयर्स, जिसमें जो इनका मिलिट्री का रोल है या मिलिट्री का जो कारोबार है उसे लीगली वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इस हवाले से लेजिस्लेशन जो है वो मौजूद है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।